दोस्तों, देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि राम 20 मीटर पश्चिम में चलता है, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर पुनः वे बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है और अंत में वे 30 मीटर बाएं फिर से मुड़ता है, तो उसकी प्रारंभिक स्थान से दूरी क्या होगी। यानी कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पर राम है, ठीक है, क्या कह रहा है, ये पश्चिम में चलता है, कितना मीटर, 20 मीटर चला है। मान लीजिए यहाँ पर राम है और यहाँ से ये चला है 20 मीटर, ठीक है, ये 20 मीटर चला है। फिर ये कह रहा है कि वे फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो यहाँ से बाएं किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो ये कितना मीटर चला है, अब 30 मीटर चला है। अब ये फिर क्या कह रहा है, फिर वह पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब ये फिर से बाएं मुड़ा और ये कितना चला आपके, अब और ये 30 मीटर चला। ये लाइन थोड़ी बड़ी बनेगी लेकिन आप समझ लीजिएगा, ठीक है, 30 मीटर चला। अब ये फिर क्या कह रहा है कि अंत में वे 30 मीटर बाएं फिर से मुड़ता है, फिर से वो 30 मीटर बाएं मुड़ता है, तो ये यहाँ से मुड़ा, ठीक है, इधर बाएं बनेगा। ये कितना मुड़ा है, 30 मीटर। अब ये पूछ क्या रहा है, उसकी प्रारंभिक स्थान से दूरी क्या होगी। अब उसका प्रारंभिक स्थान कौन सा है, ध्यान से समझिए। प्रारंभिक स्थान उसका ये है, ये उसका प्रारंभिक स्थान है, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है कि ये दूरी कितनी होगी। तो देखिए, ये कितनी दूरी है, ये है 20 और ये कितनी है 30। तो 20 मान लीजिए इतना कट गया, तो ये पीछे कितना बचा, ये बचा है पीछे 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों मिसिंग नंबर से संबंधित है। ये दोस्तों मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न अभी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ऐसे एग्जाम अभी पूछे जा रहे हैं, और आपके लिए मैं मिसिंग नंबर और रीजनिंग और जीके से रिलेटेड हमेशा ही हर सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे एक नई वीडियो लाता हूँ, तो आप जरूर देखा करें। बाकी देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि दी गई आकृति में लुप्त पद पता करें। तो सबसे पहले देखिए लुप्त पद कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये हम पता कैसे करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को या तो हम इस दिशा से इस तरफ सोल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये पता करने के लिए हम पता क्या करेंगे, यहाँ पर 16 कैसे आए हैं, उसी तरीके यहाँ पर 120 कैसे आए हैं, या फिर हम सोल्व कैसे करेंगे, या फिर हम इस तरीके से सोल्व करेंगे, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच में संबंध पता करके यहाँ पर लाएंगे। कैसे लाएंगे, जैसे यहाँ पर ये 2 आए हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच संबंध, वैसे 11 से 5 कुछ संबंध करके यहाँ पर 7 लाया होगा, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या लेकर आएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, चलिए इस तरीके से, यानी कि हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कैसे आएंगे, ये इन दोनों संख्याओं के बीच में संबंध पता करके पता करते हैं। उसके लिए पता करते हैं यहाँ पर 2 कैसे आए हैं, क्या 3 और 1 को जोड़ने से आएगा, नहीं 4 आ जाएगा, नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए 3 में से माइनस किया होगा, 3 में से 1 माइनस किया तो कितने आ गए, 2, ठीक है, 2 आगे। चले आगे देखते हैं, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6, लेकिन यहाँ पर तो 7 दे रखा है, लेकिन इस तरीके से सोल्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब आपका दूसरी ही लाइन में ऐसा रूल फॉलो ना करे तो आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। तब हम क्या करेंगे, तब हम इस दिशा से सोल्व करना शुरू करेंगे। अब इस दिशा में क्या मतलब है, यहाँ से मतलब है कि 3 और 5 को देखिए सबसे पहले तो या तो हम जोड़ते हैं, ठीक है, या हम माइनस करते हैं, या हम गुना करेंगे, या फिर हम भाग करेंगे। इसके अलावा जो कुछ तरीके होते हैं जिसमें एक तो वर्ग होता है, स्क्वायर करते हैं हम, या फिर हम घन कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, फिर संख्याओं को छोड़कर देखने की कोशिश किया करते हैं। बाकी इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए ये 5 और 3 को जोड़ने से 16 आएंगे, नहीं आएंगे। फिर भी मान लीजिए हम जोड़ते हैं, 5 और 3 को जोड़ा तो 8, 8 को मान लीजिए हमने 2 से गुना किया था, आगे 16, ठीक है। वैसे ही आगे भी करते हैं, 1 और 11 को जोड़ा तो 12, 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 120 है, मतलब इस तरीके से प्रश्न सोल्व नहीं हो रहा है। तब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, इसने क्या किया गया है, ये प्रश्न सोल्व कैसे होगा। इसने क्या किया है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो इस 11 को वर्ग कर दिया है। वर्ग करने का क्या मतलब है, उसी संख्या को उसी से गुणा करना। तो 11 को जब 11 से गुणा किया जाएगा तो कितना आएंगे दोस्तों, 1 को 1 से किया, 1 को 1 से किया, फिर वापिस इसने क्या किया, 1 को 1 से, 1 को 1 से, तो 1, 2 और 1, 121, ठीक है, समझ गए ना आप, इसलिए मैंने गुणा किया 121, ठीक है। अब देखिए 11 का क्या वर्ग आता है, 121। अब इसने क्या किया है, इसने 1 को भी स्कोर कर दिया है और माइनस कर दिया है, 1 को भी स्कोर कर दिया है, माइनस कर दिया। तो 1 का स्कोर क्या होता है, 1 का स्कोर तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 को गुणा करेंगे तो 1 ही आएंगे, तो -1 किया तो कितने हो गए, 120।
यहाँ पर आगे, अब आगे भी हम यही देखते हैं। 5 को इसने 5 से स्कोर किया तो कितने हुए 25, माइनस कर दिया 3 का स्कोर। 3 का स्कोर क्या होता है 9, 25 में से 9 निकाला 16, यहाँ पर 16 आ गए। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे, 7 को स्कोर करेंगे कितना आएंगे 49, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएंगे। वैसे 2 को करेंगे तो 2 से स्कोर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 49 में से 4 निकालेंगे कितना बचेगा 45 बचेगा। राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया 45, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना, यहाँ पर एक गलती से दे दिया है 3 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी आपको बताना है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या क्या आएगी, यानी कि आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए हम लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि मिसिंग नंबर या तो हम जोड़कर करते हैं या माइनस करते हैं या गुना या फिर हम भाग करते हैं। इसके अलावा कुछ बचता है वर्ग, जैसे कि हमने पिछले वाले जो प्रश्न था उसके अंदर वर्ग किया था, इसमें हो सकता है घन, मतलब कि कुछ भी तरीके हो सकते हैं, बाकी इन्हीं से सोल्व हो जाता है। तो देखिए हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, तो या तो हम प्रश्न को इस तरीके से सोल्व करेंगे। इस तरीके से क्या मतलब हुआ, सिंपल सी बात है, 117 कैसे आएंगे पता करेंगे हम, उसी तरीके से 9 कैसे आए हैं ये पता करेंगे हम, और उसी तरीके से जैसे 117 आए हैं और यहाँ पर 9 आए हैं, उसी तरीके से हम क्वेश्चन मार्क की जगह सही संख्या लेकर आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो या फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या मतलब हुआ, 9 और 117 में संबंध पता करेंगे, 7 और 105 में संबंध पता करेंगे, 1 और 3 में संबंध पता करेंगे। 1 और 3 में जब संबंध पता करके 2 आ जाएंगे, 7 और 105 में संबंध पता करके 14 आ जाएंगे, और 9 और 117 में हम संबंध पता करके उसी तरीके से यहाँ पर भी सही संख्या ले आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को देखते हैं, यहाँ पर इस तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या 1 और 3 को जोड़ने से 2 आएंगे, नहीं आएंगे। 3 में से -2 किया तो आ गया, ठीक है। अब क्या आगे भी हो रहा है, 105 में से 7 माइनस करना पड़ेगा, 14 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब इस तरीके से प्रश्न सोल्व नहीं हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, वापस तब हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को वापस इस साइड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस साइड से क्या मतलब हुआ, इस साइड से हम फिर से देखेंगे क्या 7 और 1 को जोड़ने से 9 आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आ रहा है। फिर भी मान लीजिए 8 आया और प्लस 1 कर लिया, इसमें 9 आ गया, ठीक। वैसे ही आगे भी करेंगे हम। इसने देखिए 105 और 3 को जोड़ा कितना हो गए, 105 और 3 108, ठीक है। 108 के अंदर यहाँ पर आगे हमने एक कितने जोड़े थे, 1 जोड़ा था, तब 9 आया था। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आना चाहिए था, 109 आना चाहिए था। मतलब इस तरीके से प्रश्न सोल्व नहीं हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, तब इस देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है और ये प्रश्न कैसे सोल्व होगा। अब देखिए इसने क्या किया है, इसे देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, 2 को 1 से गुणा किया, 2 को 1 से गुणा किया तो कितने आ गए, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 ही आ गए, ठीक है। फिर इसने क्या किया होगा, +1 कर लिया होगा, ठीक है। कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। अब वैसे ही आगे भी रूल फॉलो होना चाहिए, तो आगे भी हम यही करेंगे। क्या करेंगे, 14 को 7 से गुणा करेंगे, तो 14 को 7 से जब गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 98 आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना, 98 आ जाएंगे। प्लस क्या करेंगे, फिर 7 करेंगे, प्लस 7 करने से क्या आ रहा है, 105 आ रहा है। मतलब यहाँ मतलब कि इसके अंदर भी ये रूल फॉलो किया, इसके अंदर भी किया। अब उसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें वही रूल फॉलो करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें तो पता ही नहीं है कितने से गुणा करें, क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या हमें पता ही नहीं है। तो आपको पता होगा कि जब हमारे पास संख्या नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, उसे x लिख देते हैं। मान लीजिए x रख लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह का मान, मिसिंग नंबर का, ठीक है। गुणा करेंगे 9 से, ठीक है, प्लस करेंगे फिर 9 और बराबर क्या आ जाएगा, 117। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को, x को गुणा किया तो कितने हो गए, 9x। x9 अब लिखेंगे नहीं हम, सबसे सिंपल सी बात है, क्या लिखना पड़ेगा हमें, x9 नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, 9x लिखना पड़ेगा, ठीक है। x9 कभी सुना भी नहीं होगा आपने, 9x होता है, ठीक है। प्लस, तो देखिए जब हम इसे गुणा करेंगे ना, तो एक चीज समझिएगा क्या होगा, ये जो 117 है ना, ये आगे आ जाएगा और 9 पीछे चला जाएगा। पीछे जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, अगर आगे माइनस में है तो पीछे प्लस में चला जाएगा, अगर आगे प्लस में है तो पीछे माइनस में जाएगा, मतलब उल्टा होगा। इसे समझिएगा थोड़ा सा आप, अगर किसी ने थोड़ा सा पढ़ा नहीं होगा बचपन में तो ये चीज़ थोड़ी समझ कम आएगी शायद। लेकिन देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमारे पास देखिए 9x आ गया है, 9x आगे क्या करेंगे हमें, इसे समझिएगा थोड़ा सा। 9x बराबर 117 माइनस क्योंकि ये प्लस में है यहाँ पर, तो ये पीछे माइनस में चला जाएगा, माइनस क्या चला जाएगा 9। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 9x बराबर, अब 117 में से 9 निकलेगा तो कितना आ जाएंगे, 108 आ जाएंगे।
अगर किसी के समझ में नहीं आए ना तो थोड़ा सा पीछे ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी देखिए, अब देखिए 9x बराबर 108 आ गया, तो इसे भी हम इस x का मान पता करना है तो क्या करेंगे, x बराबर x आगे लाएंगे, x बराबर 108। अब देखिए, अब इस 9 का क्या करना पड़ेगा, ये दोस्तों भाग में चला जाएगा। ठीक है, जब भी हम x का मान निकालने की कोशिश करते हैं तो जो संख्या x आगे की होती है वो भाग में चली जाती है। तो 9 को जब हम 108 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये चला जाएगा 12 बार। ठीक है, राइट आंसर क्या आ गया, राइट आंसर हो गया आपका 12, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, तो देखिए अब अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि वो मेरी माता के पति की माता की पुत्री है, तो राम का उस औरत से क्या संबंध है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आपको अपने ऊपर लेकर सोचना होता है। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए, आप मान लीजिए, आप इसे ध्यान से समझिए, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि वो मेरी माता के पति, तो माता के पति कौन होते हैं, पिता। माता के पति कौन होते हैं, पिता। पिता की माता, पिता की माता कौन होगी, आपकी दादी जी। मतलब यहाँ तक आपके पास क्या आंसर आ गया, दादी। ठीक है, माता की पुत्री, अब दादी की पुत्री कौन होगी, दादी की पुत्री होगी आपकी बुआ, समझ रहे हैं ना आप, बुआ। तो राम का उससे क्या संबंध हो गया, उस औरत से क्या संबंध हो गया, तो राम उसका क्या होगा, तो वो तो भांजा हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया है, राम का उस औरत से क्या संबंध है, यानी कि उस औरत से क्या संबंध है, उस औरत के बारे में पूछ रहा है, तो क्या संबंध होगा, हुआ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी है, सी या बी कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, ये सही हो जाएगा। बाकी देखिए आगे कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है, इसे ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसे ध्यान से समझिएगा कि यदि 2011 को गणतंत्र दिवस सोमवार को था तो 2012 में किस वार को होगा। दोस्तों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और समझने वाला भी है, आपको ये पता होनी चाहिए चीजें। बाकी सबसे पहले देखिए, कैलेंडर के अंदर कुछ चीजें आपको पता करनी होती है, पता होनी चाहिए आपको, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, ठीक है, तो कैलेंडर से संबंधित आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए सामान्य वर्ष क्या होता है। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष क्या होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो इसे समझते हैं। तो सामान्य वर्ष होता है उसके अंदर 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष होता है उसके अंदर 366 दिन होते हैं। तो ये चीजें मैंने पहले भी बता रखी है, तो अगर किसी को नहीं पता है तो आपके सामने एक लास्ट में आपके एक वीडियो दे दूंगा जिसके अंदर मैं पूरा कैलेंडर समझाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर तो मैं शॉर्टकट में आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ, लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहना। उस लास्ट में आपको पूरा एक कैलेंडर का पूरा टॉपिक एकदम बेसिक से समझाया है मैंने, पहले इसे समझिए। सबसे बड़ी बात आती है कि लीप वर्ष के अंदर 366 दिन क्यों होते हैं। तो लीप वर्ष के अंदर जो फरवरी का महीना होता है, फरवरी का महीना, उसके अंदर दिन हो जाते हैं 29। तो ये आपको याद रखनी है, 29 दिन क्यों होते हैं। अगर ये पूछा जाए, आपको पूछा तो नहीं जाएगा इस तरीके से, लेकिन आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, थोड़ा सब चीजें पता होनी चाहिए। तो फरवरी के अंदर, यानी कि लीप वर्ष की फरवरी के अंदर 29 दिन इसलिए होते हैं क्योंकि एक दिन के अंदर सिर्फ 24 घंटे ही नहीं होते हैं, कुछ आगे भी टाइम रह जाता है। वो टाइम जुड़ते 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 4 साल के बाद में, इसीलिए 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है, आपको पता ही होगा। वो एक दिन का रूप ले लेता है, यानी कि टाइम जुड़ता जाता है। तो जब 4 साल आते हैं तो वो एक दिन बन जाता है। ठीक है, इसीलिए एक दिन वो बढ़ जाता है, फरवरी के अंदर ही वह बनता है। तो फरवरी के अंदर कितने, लीप वर्ष की फरवरी के अंदर 29 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष की फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए, इतना आप कॉमन चीजें समझ के, अब देखिए कैलेंडर से प्रश्नों को सोल्व करने का एक ट्रिक होती है या फॉर्मूला कह लीजिए। सबसे पहला आपको काम करना होता है ऐसे प्रश्नों के अंदर, दिनों की संख्या पता करनी होती है आपको। ठीक है, सबसे पहला काम है दिनों की संख्या कितनी है, नंबर 1 काम आपका यही होता है। ठीक है, दूसरा काम आपका क्या होता है, तो दूसरा काम होता है जो दिनों की संख्या आई है उसके अंदर 7 का भाग करना होता है। दिनों की संख्या के अंदर 7 का आपको भाग करना होता है। आपको पास सबसे पहले ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। यदि 2011 को गणतंत्र दिवस सोमवार को था, 2011 का गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस कब आता है, 26 जनवरी को आता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको दिनांक दे दी गई, आपको पता नहीं चल रहा होगा, 26 जनवरी 2011 को ये कह रहा है क्या है, ये दे रहा है सोमवार। ठीक है, इतना समझ गए आप। पूछ क्या रहा है आगे, तो 2012 को गणतंत्र दिवस किस वार को आएगा। तो 2012 की भी हमें डेट दे दी है, क्योंकि गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को ही आएगा, तारीख तो सेम ही रहेगी।
2012 को आपको पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा दिन आएगा, यानी कि वार कौन सा होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे इसे कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, दिनों की संख्या पता करनी पड़ेगी। दिनों की संख्या कैसे पता करनी पड़ेगी, 26 जनवरी 2011 से लेकर 26 जनवरी 2012 के अंदर दिनों की संख्या कितनी होगी ये पता करना पड़ेगा। दिनों की संख्या पता करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा 2011 और 12 इनमें से लीप वर्ष है या तो नहीं, इसे समझिएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, क्योंकि हमें पता करना पड़ता है सामान्य वर्ष है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज मैंने आपको बताने भूल गया, एक तो हमें पता किसका करना होता है लीप वर्ष, यानी कि आपको 2 दिन आके दी जाती है, 26 जनवरी 2011 भी दी गई है और 26 जनवरी 2012 भी दी गई है। तो आपको मैंने बता दिया है कि फरवरी के अंदर 29 दिन होते हैं, तो जिस साल की हमें फरवरी चाहिए उसी का हमें लीप वर्ष पता करना है। तो देखिए 26 जनवरी 2011 को हमने वार दे दिया है, हमें दे दिया गया है। तो और 12 का हमें, यानी कि 2012 की जो फरवरी आएगी उससे हमें क्या मतलब है, हमें तो उससे पहले पता करना है। तो 2012 की फरवरी का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पता किसका करना है, 2011 की फरवरी का, क्योंकि प्रश्न आगे बढ़ रहा है, इसे समझिएगा, थोड़ा सा प्रश्न आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमें पता करना पड़ा 2011 का। अब सबसे बड़ी बात आती है लीप वर्ष पता कैसे करते हैं, तो इसे समझिएगा लीप वर्ष पता कैसे करते हैं हम। लीप वर्ष को पता करने का तरीका होता है, जो वर्ष दिया गया है उसके पीछे की 2 संख्याओं के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, 8 पीछे बच के 3, मतलब पूरा पूरा नहीं गया, तो ये क्या है सामान्य वर्ष। लेकिन अगर चला जाता तो होता लीप वर्ष, ठीक है। तो ये क्या है सामान्य वर्ष। तो मैंने बताया था सामान्य वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो हमारा पहला रूल फॉलो हो गया, दिनों की संख्या पता कर ली हमने, 365 दिन है। दूसरा रूल क्या था हमारा, अगर किसी को याद नहीं है तो पीछे चला जाइए, दोबारा देख लीजिए, 365 के अंदर 7 का भाग करना होता था। अब सबसे बड़ी बात आती है कि 7 का भाग क्यों करते हैं। हम 7 का भाग इसलिए करते हैं क्योंकि हर 7 दिन बाद वार रिपीट हो जाता है, यानी कि आज जो वार है वही आज से 7 दिन बाद वार रिपीट हो जाएगा। तो कितनी बार गया, 7 5 35, 1 15, 7 दूनी 14, पीछे बचा 1। तो ये एक क्या आ गया इसका, ये आ गया शेषफल, इसे समझिएगा, ये आ गया इसका शेषफल, ठीक है। तो ये है इसका भागफल। अब ये जो भागफल आया ये 52 सप्ताह है, यानी कि 2 दिनांकों के बीच के अंदर 52 तो सप्ताह आएंगे, यानी कि 52 सप्ताहों तक तो वार रिपीट हो जाएगा। इसीलिए हम 7 का भाग करते हैं, क्योंकि ये जो 52 सप्ताह है ये तो आ गए हमारे पास, लेकिन एक दिन और ज्यादा होगा 52 सप्ताहों के बाद में। तो इस एक को क्या करना होता है, तीसरा रूल क्या था, देखिए आ गया हमारे पास 7 का भाग दिया तो शेषफल आ गया। तीसरा रूल क्या था, आए हुए शेषफल को दिए हुए वार में प्लस करना। एक आया है शेषफल, प्लस किस में करना है, सोमवार में, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा मंगलवार। ऑप्शन नंबर ऐसा ही हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर हर सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे 2 वीडियो मिलती है जीके और रीजनिंग की। आपके सामने एक कैलेंडर से संबंधित टॉपिक पर एक बहुत बड़ी वीडियो मिल गई होगी, उस वीडियो को दबाइए और जाकर आप सारे के सारे कैलेंडर को एकदम बेसिक से समझ लीजिए, ठीक है। आप जरूर देख लीजिएगा, आपके सामने एक वीडियो आ गई होगी, उसे दबाइए, बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।